नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ आपके और मेरे यानी हम सब के यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो है एविडेंस एक्ट से, और वो क्वेश्चन है कि जब कोई अभियुक्त जो है पुलिस की कस्टडी में यानी पुलिस हिरासत में कोई बयान देता है, कोई संस्वीकृति करता है यानी कोई कन्फेशन करता है, तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी, कहाँ तक होगी। एविडेंशियरी वैल्यू मतलब क्या होता है? एविडेंशियरी वैल्यू का मतलब होता है कि क्या जो उसने स्टेटमेंट या बयान दिया है, क्या सिर्फ उसके आधार पर उसको सजा हो सकती है? क्या इस मामले को सिर्फ इसी स्टेटमेंट के यानी उसके कन्फेशन से ही सुलझाया जा सकता है? क्या इतना काफी है? तो इसी पर चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही नहीं उठाया है, ये क्वेश्चन हर जुडिशियल स्टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये ऐसा टॉपिक ही है जो कि आपको प्री मेंस इंटरव्यू हमेशा याद रखना है। चाहे आप कोर्ट प्रैक्टिशनर हैं तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खुद पता होगा इसके बारे में, और ज्यादा मैं क्या एलेबोरेट करके बताऊं। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये जानना है कि संस्वीकृति क्या होती है। तो बहुत लोग जो है कन्फेशन और एडमिशन में फर्क नहीं समझते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क होता है। अभी मैं आपको एडमिशन नहीं समझाने वाली हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसी में ही बहुत सारी बातें हैं। एडमिशन अगर आपको पढ़ना है तो आप सेक्शन 17 को अच्छे से पढ़ लें, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन कन्फेशन की डेफिनेशन आपको पूरे एविडेंस एक्ट में किसी भी सेक्शन में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। लेकिन 24 अगर आप पढ़ते हैं तो आपको वहां ये मिलेगा कि अगर आपने कन्फेशन कोई जबरदस्ती किया है, अगर आपने अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं किया है, तो वो इनएडमिसेबल यानी अग्राह्य होगा, कोर्ट में आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये कोई डेफिनेशन तो नहीं है। तो ये मान के चलिए, यानी कि ये समझ लीजिए कि इसकी डेफिनेशन आपको पूरे एविडेंस एक्ट में कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि है ही नहीं। अब बात करते हैं संस्वीकृति यानी कि कन्फेशन क्या होता है। तो संस्वीकृति अगर हम अपनी आम भाषा में समझने की कोशिश करें कि जब कोई अभियुक्त जो है अपने अपराध को पूरी तरीके से स्वीकार कर लेता है, वो कबूल कर लेता है कि जो अपराध हुआ है वो उसने ही किया है, तो यही हो गया कन्फेशन, यही है ही कन्फेशन। और उसके बाद उसने मतलब जैसे कि कोई बातें नहीं छुपाई, सब कुछ बता दिया, कौन से टाइम पे किस दिन उसने किस तरीके से किस हथियार से किसको मारा और कैसे क्या किया, उसने कैसे प्री अरेंज प्लान बनाया था, क्या कुछ था, कितने लोग शामिल थे, उसने अगर सब कबूल कर लिया तो यही हो गया उसका कन्फेशन। तो जब इसकी डेफिनेशन पूरे एविडेंस एक्ट में नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें अपने आंसर में ये लिखना होगा ना कि क्या इसकी डेफिनेशन होती है, और कहीं हमें एक ठोस परिभाषा लेनी होगी जो कि कहीं से सर्टिफाइड है। तो ये परिभाषा मैं लेना चाहती हूँ पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का जो केस है। इस केस का फैक्ट मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। इस केस में प्रीवी काउंसिल ने कन्फेशन को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है, इसीलिए मैं इसको चुन रही हूँ। आप लोग भी इसको जरूर लिखिएगा अपने आंसर में। इस केस में प्रीवी काउंसिल ने कन्फेशन के बारे में कहा कि जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है, वो हर वो काम करता है जिससे वो निर्दोष साबित हो जाए, तो ये जो है कन्फेशन की परिभाषा कतई नहीं हो सकती। लेकिन यही इस विपरीत परिस्थिति में कोई व्यक्ति अपना जुर्म कबूल कर ले, वो सब कुछ बता दे कि उसने क्या किया है, कैसे किया है, कब किया है, ये बोल दे, तो ये हो गया कन्फेशन। और अगर ये ना कहे कि उसने ये काम किया है, तो इसके अलावा वो उन तथ्यों को स्वीकार कर ले जिससे अपराध का गठन हुआ है, तो ये भी हो गया एक तरीके से कन्फेशन। याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कोई व्यक्ति अपने अपराध की स्वीकारोक्ति कर ले तो ये तो कन्फेशन हो ही गया, लेकिन इसके अलावा अगर वो ये साफ साफ कबूल नहीं करके अगर वो इस तथ्य को कबूल कर ले जिससे अपराध का गठन हुआ है, तो ये भी आपका कन्फेशन ही हो गया। बहुत अच्छी परिभाषा है प्रीवी काउंसिल की तरफ से। आप लोग इसको अपने आंसर में चाहें तो कोट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और जस्टिस की डेफिनेशन लगती है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि पकला नारायण स्वामी का जो केस है यहाँ से बहुत हद तक कनेक्टेड है, इसलिए मैंने इनकी डेफिनेशन चूज की। अब आपको इस क्वेश्चन में अपने आंसर के दौरान किन किन सेक्शंस को कोट करना है वो भी इसमें जानकारी लेते हैं। सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 26 और सेक्शन नंबर 27, तीनों को आपको साथ में अच्छे से स्टडी कर लेनी है, और आपको इस तीनों सेक्शंस को यहाँ पे कोट करना है, आपको लिखना है। सेक्शन नंबर 25 कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में कोई स्टेटमेंट देता है, कोई बयान देता है, तो
तो वो उसका बयान उसके खिलाफ में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कोर्ट में। ये हो गया। सेक्शन नंबर 26 कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में, पुलिस कस्टडी में होते हुए कोई बयान देता है तो वो कभी भी उसके खिलाफ में इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर पुलिस कस्टडी में होते हुए ही कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में कोई बयान देता है तो वो उसके खिलाफ में इस्तेमाल किया जा सकता है और वो कोर्ट में एडमिसेबल होगा। अब ये जो सेक्शन 25 आप पढ़ते हैं, इसका जो अपवाद है वो सेक्शन नंबर 27 है। ये भी कभी आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्री में बहुत बार ये सब पूछा जाता है कि कौन से सेक्शन का कौन सा अपवाद है, इसकी चर्चा और किस किस जगह पे की गई है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है जो भी कुछ मैं बता रही हूँ। अब आते हैं सेक्शन 27, जिसको आपको बहुत अच्छे समझना है और इसमें आपको एक केस भी मेंशन करना है जो कि इस सेक्शन को और अच्छी तरह, एक नहीं कम से कम मेरे हिसाब से तो 2 केस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने शायद सुन भी रखा होगा और ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 27। सेक्शन 27 में ये बात कही गई है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में सिर्फ उतनी ही जानकारी ग्रहण की जाएगी जितनी कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए, मामले की जानकारी प्राप्त करने के लिए और मामले से सुसंगत है यानी रेलिवेंट है। इससे ज्यादा और कोई भी स्टेटमेंट जो है अभियुक्त का ग्रहण नहीं किया जाएगा। यानी सेक्शन 27 कहता है, 25 का ये अपवाद कैसे है मैं वो आपको बता रही हूँ कि 25 में तो एक जगह कहा गया है कि पुलिस के सामने आप कोई भी बयान दीजिए, वो कोर्ट में एडमिट नहीं होगा और आपके खिलाफ में इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन सेक्शन 27 कहता है कि हाँ, अभियुक्त जो बयान देगा वो कोर्ट में उसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, लेकिन कितना, मामले से संबंधित तथ्य के अलावा और कोई भी बात वहां पर कबूल नहीं की जाएगी, एडमिट नहीं की जाएगी, यानी ग्रहण नहीं होगी। सेक्शन 27 में यही बात की गई है और इसका एक इम्पॉर्टेंट केस है जो कि 1947 का है, पुलुकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट केस है। मतलब मैं गिनती करके आपको बता नहीं सकती कि कितनी बार जो है प्री और मेंस में पूछा जा चुका है और आपको अपने आंसर में इसको लिखना ही होगा, वरना आपका आंसर बेकार हो जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट होते हैं जो आपको कभी मिस नहीं करने होते हैं। इस केस का फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, फिर आपको ये बात अच्छे समझ में आ जाएगी कि ये 27 से कैसे कनेक्टेड है। पुलुकुरी कुटैया और उसके साथी मिलकर सिवैया और सुबैया नाम के 2 व्यक्तियों के हत्या के दोषी पाए गए। पुलुकुरी कुटैया और उसके साथियों को जब पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया तो उसके जो साथी है उन्होंने पुलिस के सामने बयान दिया कि सिबैया और सुवैया की हत्या इन्हीं लोगों ने, मतलब पुलुकुरी कुटैया और हमने मिलकर की है। और बयान के साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जिस हथियार से सुवैया और सिबैया की उन्होंने हत्या की, मतलब पीट कर हत्या कर दी थी, तो जिस हथियार से हत्या की थी उन्होंने कहाँ कहाँ छुपाए हैं। और अगर मतलब पुलिस वाले को वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको ढूंढने निकलेंगे तो आपको ये वहां पर मिल जाएंगे। तो इसमें से एक हथियार तो था छड़ी और दूसरा हथियार था भाला। तो छड़ी को उन लोगों ने गांव में एक घास के ढेर के नीचे छुपा दिया था और भाला को उसके एक साथी ने, मतलब कुटैया के साथी ने, अपने घर के आंगन में छिपा दिया था। और पुलिस को उन लोगों ने ये भी कहा कि आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं, वो चीज आपको वहीं मिल जाएगी। और जब पुलिस इस चीज में उनकी बात को लेकर के आगे बढ़ी और छानबीन के लिए आगे निकली तो देखा कि वो दोनों चीज वहीं पाई गई। तो उनके इतने सारे बयान जिसमें उन लोगों ने कहा कि उन्होंने सुबैया और सिवैया की हत्या की, ये किया, वो किया, ऐसे किया, यहाँ गए, वहां गए, ये सारा स्टेटमेंट जो है इनएडमिसेबल था। लेकिन क्या एडमिसेबल था कि उन लोगों ने जो ये तथ्य बताए कि वो जो हथियार है जिससे हत्या की गई है वो कहाँ छुपाए गए हैं, बस इतनी ही जानकारी यहाँ पर इस केस से एडमिट जो है की गई। यानी ये कहा गया कि पुलिस के सामने जो हम बयान देते हैं उनमें सिर्फ उतना ही ग्रहण किया जाएगा अभियुक्त का जो कि मामले से संबंधित है, मामले में कुछ हेल्प कर सकता है, मामले को आगे बढ़ाने के लिए कुछ रेलिवेंट है, बस इतना ही ग्रहण किया जाएगा। आपको इस केस से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। इसके अलावा एक और केस है और ये केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। ये इंडियन केस है, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पुलुकुरी कोटैया वाले केस के जो फैक्ट्स हैं, जो कि
प्रीवी काउंसिल ने इसमें जो जजमेंट दिया था उनके फैक्ट्स को यानी मार्गदर्शन करते हुए, मार्गदर्शन लेते हुए इसको डिसाइड किया। यानी कि पुलुकुरी कोटैया के केस को रेफरेंस के तौर पे इस केस में यानी देवमन उपाध्याय के केस में यूज किया गया। दोनों ही केस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मान के चलिए, आप चाहें तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। अब इस केस का फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। इसमें भी कुछ पुलुकुरी कोटैया की तरह से ही यहाँ पर भी घटना घटी। इसमें देवमन उपाध्याय नाम का जो व्यक्ति है, इसकी शादी दुलारी से हुई और दुलारी की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था सुखदेई। सुखदेई को उसके फादर की तरफ से कुछ प्रॉपर्टी मिली थी। इसमें सुखदेई चाहती थी कि इसमें से कुछ हिस्सा वो दुलारी के नाम कर दे। अब यहाँ पर इस जमीन पर देवमन के जो चाचा थे महावीर, वो वहां पर काश्तकारी यानी कि खेती करते थे। सिर्फ खेती करते थे, उनका मालिकाना हक नहीं था उस जमीन पर। उस जमीन पर सुखदेई और उस दुलारी का हक हो गया था, ये उन्हीं की संपत्ति थी। लेकिन देवमन और उसके चाचा महावीर चाहते थे कि इस संपत्ति को वही दोनों मिलकर हड़प लें, लेकिन सुखदेई ऐसा नहीं चाहती थी। अब यहाँ पर इसी बात को लेकर के सुखदेई और देवमन के बीच में मारपीट, हाथापाई, बहस सब हो गई, जिसमें देवमन ने हाथ भी उठाया सुखदेई पर और उसको मुंह तोड़ने की धमकी भी दी। ये बात जब यहाँ पे खत्म हो गई, अगले दिन सुबह जो है सुखदेई की जो डेड बॉडी है उसके बेड पर पाई गई और देवमन वहां से फरार था। उसके बॉडी पर खून के निशान थे, चोटों के निशान थे और खून के कुछ धब्बे उसके बेड के नीचे भी जमीन पर पड़े हुए थे। देवमन का भाग जाना ये साबित करता था कि वही इस घटना का दोषी है। 2-3 दिन के बाद जब देवमन को पुलिस वालों ने पकड़ा तो उसने पुलिस के सामने बयान दिया कि उसने सुखदेई को एक गंडासे से मारा, जो कि उसका अपना नहीं था, उसने किसी से लिया था। और उसको मारने के बाद उस गंडासे को उसने पानी में यानी नदी में फेंक दिया और वो वहां से नहा के निकल के फरार हो गया। तो जब पुलिस वालों ने छानबीन की और पानी में देखा तो गंडासा वहीं से पाया गया और उस गंडासे पर खून के धब्बे भी मौजूद थे। तो यहीं पर कंफर्म हो गया कि आखिर में घटना क्या है। तो यहाँ पर इस केस में इन्हीं फैक्ट्स को ग्रहण किया गया, उन्हीं बात को एडमिट किया गया जो कि केस से संबंधित थी। उसके अलावा जो उसने कहा कि सुखदेई को उसने मारा है, यहाँ मारा, ऐसे मारा, वो मारा, ये सब तो बात की बात है। यहाँ पर जो ग्रहण करने वाली बात थी, पुलिस वाले बयान को में से सिर्फ इतना ही ग्रहण किया गया कि उसने गंडासा मार के पानी में फेंक दिया था। इसके बाद हालांकि इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट करूं तो बहुत लंबा जाएगा। आप लोग ये चाहें तो बुक से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये जब हाईकोर्ट चला गया ये केस, तो उसने ये कहा कि ये जो सेक्शन 27 है एविडेंस एक्ट का, देवमन उपाध्याय ने इसको चुनौती दे दी और कहा कि ये संविधान के उल्लंघन, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सेक्शन 27 जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और यहाँ पर हाईकोर्ट ने उनकी बात मान भी ली। अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है, आप लोग ये खुद बुक में पढ़िएगा। अगर आपको नहीं मिले, समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं अगले वीडियो में इसको समझाने की आपको कोशिश करूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको बुक में मिल जाएगा, ज्यादा बड़ा मैं करना नहीं चाहती। फिर वहां पर जब ये मामला, जब हाईकोर्ट ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि हाँ सेक्शन 27 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और यहाँ पर देवमन उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पाया और उसको सजा सुनाई। तो यहाँ पर पुलिस की, मेरा समझाने का यही मतलब था कि पुलिस के में जो बयान दिए जाते हैं एक्यूज्ड के द्वारा, उसमें से सिर्फ उतने ही बयान को ग्रहण किया जाएगा जितना कि केस से संबंधित है, केस में कुछ हेल्प मिल सकती। इसके अलावा और कोई भी बयान ग्रहण नहीं किया जाएगा, यानी इनएडमिसेबल है। आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक और आज का सेक्शन और आज का ये जो क्वेश्चन है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो अनलाइक कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं, सिर्फ देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सोचिए मत, अभी तक तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि मेरी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है। सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे नोटिफिकेशन आपको डेली आसानी से आराम से मिल जाया करेगा।
और बाकी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। ये बिहार जुडिशरी और झारखंड जुडिशियल सर्विस के एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाले वीडियो हैं। मेरे वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप सभी अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अब मैं आपसे अगले टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए